नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शकों के इतिहास के बारे में। मौर्य काल में भारत आने वाली विदेशी जातियों में शकों का प्रमुख स्थान है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानियों के भारतीय राज्य का जब अंत हो गया, उसके बाद उनका स्थान शक नामक विदेशी जाति ने ले लिया। शकों ने यवनों से अधिक विस्तृत भारतीय क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। शकों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मनुस्मृति है। इसके अलावा रामायण, महाभारत और हर्षचरित से भी हमें शकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अभिलेखों और सिक्कों से भी हमें शकों की जानकारी मिलती है। शक या जो सीथियन मूल है वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। लगभग 161 ईसा पूर्व में यूची नामक एक अन्य मध्य एशियाई जाति ने इनके निवास स्थान था सरदरिया नदी, वहां से इनको खदेड़ दिया। इसकी वजह से बाध्य होकर शकों ने बैक्ट्रिया, पार्थिया इन जगहों पर अपना अधिकार जमा लिया। हिंद यूनानी शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर हिंद यूनानी यानी एंडो ग्रीक्स, इनका लाभ उठाकर शकों ने अपने आप को संगठित करना शुरू किया और एरकोशिया यानी कंधार और गेड्रोशिया बलूचिस्तान पर भी अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद उनका संघर्ष पहलवों यानी पार्थियनों से भी हुआ और इस संघर्ष में जो शकों को असफलता हाथ लगी, जिसकी वजह से बाध्य होकर उन्हें हेलमंड घाटी यानी शक द्वीप छोड़कर भारत की तरफ बढ़ना पड़ा। भारत में शकों की दो शाखाएं, सईवेंग या मुरुंड, इसको मुरुंड भी कहते थे, और ईरानी, दो शाखाएं भारत आई थी। पहली शाखा उत्तरी मार्ग से आई और दूसरी शाखा दक्षिणी मार्ग से भारत आई। शकों की मुरुंड शाखा ने भारत के कुछ हिस्सों में तीसरी शताब्दी तक अपना प्रभाव बनाए रखा, परंतु मुरुंडों से ज़्यादा जो थे वो ईरानी शक ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए। भारत आगमन के साथ ही शक जो थे वो विभिन्न क्षेत्रों और शाखाओं में विभक्त हो गए। भारतीय शक राज्य और उनके शासक। भारत में शक शासन की स्थापना में सिंध और पंजाब के शक वंश का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शकों की सत्ता स्थापित करने का श्रेय जो है वो शक शासक मऊज, जिसे मावेज भी कई जगह मिलता है उल्लेख, मऊज या मावेज को दिया जाता है। उसने यवनों से गांधार और तक्षशिला हथिया लिया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। मथुरा और पंजाब पर भी उसके क्षत्रपों को गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर ने अपना प्रभाव जमा लिया। उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए, जिन पर यूनानी देवताओं के अलावा बुद्ध और शिव की आकृतियां खुदी हुई थी। उसने संभवतः यानी मावेज ने संभवतः ईसा पूर्व 1 से 20वीं ईस्वी तक शासन किया। माउस के बाद एजस, कई जगह एवस मिलता है, शकों का शासक बना, जिसने पूर्वी पंजाब से यूनानियों की बची कुची शक्ति को समाप्त कर दिया। और फिर उसके बाद एवसगा यानी एजस का एक अधीनस्थ सामंत एजिलेसिस गद्दी पर बैठा और लगभग इसने 12 साल तक शासन किया। इसके बाद एजस तृतीय शासक बना, जिसने 43 ईस्वी तक शासन किया और जिसे हटाकर बाद में कुषाणों के नेता थे गोंडोफानिस, उन्होंने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से तक्षशिला से शकों के अधिकार का अंत हो गया। शक क्षत्रप। भारत में शक शासकों ने एक विस्तृत राज्य स्थापित किया था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उनका राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। शक शासक इन प्रांतों में शासन संचालन के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति करते थे उन्हें कहा जाता था शक क्षत्रप। शकों के प्रत्येक प्रांत में 2 क्षत्रप होते थे, एक तो क्षत्रप और दूसरा महाक्षत्रप। शक क्षत्रप प्रारंभ में शक शासकों के अधीन थे, लेकिन शकों की केंद्रीय शक्ति के समाप्त हो जाने के बाद भी एक लंबे समय तक भारत में शक क्षत्रप शासन करते रहे। भारत में शक क्षत्रपों के मुख्य केंद्रों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी भारत के क्षत्रप, पश्चिमी भारत के शक शहरात वंश, मथुरा के क्षत्रप और उज्जैनी के क्षत्रप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत के क्षत्रप के बारे में। उत्तरी भारत में शकों में मुख्यतः कपिश, पुष्पपुर, अभिसारप्रस्थ, कुसुलुक, मणिगुल और जिहोनिक और इंद्रवर्मन क्षत्रप वंशों ने शासन किया। इनमें से कपिश, पुष्पपुर और अभिसारप्रस्थ वंश ने आधुनिक काफरिस्तान और तक्षशिला के उत्तर में स्थित प्रदेशों में राज्य किया तथा अन्य वंशों ने पंजाब के विभिन्न भागों में शासन किया।
पश्चिम भारत में जिस क्षत्रप वंश ने शासन किया वह शैराज वंश के नाम से प्रसिद्ध है। शैराज वंश के क्षत्रपों के शासन का केंद्र जो था वो नासिक था, इसलिए इसको नासिक के क्षत्रप भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में शकों की दो शाखाओं ने शासन किया, नासिक का शैराज वंश और उज्जैनी का चष्टन वंश। नासिक के क्षत्रपों में दो प्रमुख शासक हुए, भूमक और नहपान। भूमक जो था उसने गुजरात, काठियावाड़ और मालवा को अपने अधिकार में ले लिया और उसने संभवतः पश्चिमी राजपूताना और सिंध पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए और इसके जो सिक्के मिले हैं वो गुजरात, काठियावाड़ और मालवा से मिले हैं और अभिलेखों में भी भूमक का उल्लेख मिलता है। नहपान शैराज वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था, जिसका शासनकाल 119 से 125 ईस्वी था और पेरिप्लस में भी इसका उल्लेख मिलता है। शुरुआत में वह अपने आप को क्षत्रप कहता है, परंतु बाद में उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। उसके अभिलेखों और उसकी जमाता उसावदात के अभिलेखों से पता चलता है कि उसका जो राज्य था वो राजपूताना तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण और पुणे वाला हिस्सा शामिल था। उसने सातवाहनों से महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग भी जीत लिया था, लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे हराकर दक्षिणी महाराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। नहपान के बाद शकों की शक्ति कमजोर पड़ गई और अंततः संपूर्ण महाराष्ट्र उनके हाथों से निकल गया। मथुरा के क्षत्रप, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मथुरा में शक कब और कैसे पहुंचे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि मथुरा में शक जो थे वो मालवा से आया और कुछ विद्वानों की मानता है कि हगान और हगमाश मथुरा के सबसे पहले क्षत्रप थे जिन्होंने वहां मिलकर शासन किया और उसके बाद राजूबुल क्षत्रप बना। वह मथुरा के क्षेत्रों में सबसे प्रतापी राजा था। उसने एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। फिर राजूबुल के बाद उसका पुत्र सोडाश क्षत्रप बना, किंतु उसके बाद मथुरा के क्षत्रपों की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ गई और सोडाश के जो उत्तराधिकारी थे वो अन्य शासकों के अधीन होकर शासन करने लगे। उज्जैनी का चष्टन वंश, जिसे कार्दमक क्षत्रप भी कहते हैं, दक्षिण भारत में एक दूसरे क्षत्रप वंश का उदय हुआ जिसका मुख्य केंद्र जो था वो उज्जैन था, इसलिए इन्हें उज्जैनी के क्षत्रप कहा जाता है। इस क्षत्रप वंश का संस्थापक जो था वो यशोमती था, किंतु इस क्षत्रप राज्य का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो चष्टन था। चष्टन चूंकि बहुत पराक्रमी शासक था और इसी ने इस क्षत्रप वंश को राजपद दिलाया था, इसी कारण उज्जैनी का जो क्षत्रप वंश है वो उसी के नाम पर चष्टन वंश कहलाता है। चष्टन ने संभवतः कुषाणों के प्रतिनिधि के रूप में सिंध पर राज्य किया। उसने सातवाहनों से भी कुछ क्षेत्र हथिया लिए थे। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप बनाया, लेकिन जल्दी उसकी मृत्यु हो गई जयदामन की, तो उसके बाद चष्टन ने के बाद जो बना रुद्रदामन शासक बना। अंडो अभिलेख से पता चलता है कि चष्टन ने कुछ समय तक रुद्रदामन के साथ संयुक्त रूप से शासन किया और फिर उसकी मृत्यु लगभग 130 ईस्वी में हो गई। रुद्रदामन प्रथम ये उज्जैनी का सबसे महान शक शासक था। उसने संभवतः 130 से 150 ईस्वी के बीच शासन किया। इस शासक की जो जानकारी हमें मिलती है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन प्रथम वीर योद्धा था। इसने कई युद्धों में विजय हासिल करी थी। उसकी मुद्राओं से पता चलता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से ही हमें रुद्रदामन के राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है कि उसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। उसके राज्य के अंतर्गत आगर, अवंती ये पूर्वी और पश्चिमी मालवा वाला हिस्सा था। अनूपनिवर्ध ये महिष्मती, मंदाता वाला हिस्सा। अनार्त द्वारिका का निकटवर्ती क्षेत्र या उत्तरी काठियावाड़ कहा गया इसे। सौराष्ट्र यानी दक्षिणी काठियावाड़ वाला हिस्सा। श्वभ्र साबरमती के आसपास का क्षेत्र। मारू यानी मारवाड़, कच्छ, सिंधु सोवेर यानी सिंधु घाटी और कुकुर सिंधु और पारियात्र पर्वत के बीच वाला हिस्सा। अपरांत यानी उत्तरी कोंकण और निषाद, सरस्वती और पश्चिमी विंध्य का जो मध्यवर्ती क्षेत्र था वो इसके अधिकार में था। अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा दक्षिणापथेश्वर अर्थात सातवाहन राजा को 2 बार हराने का उल्लेख मिलता है। इस सातवाहन शासक की जो पहचान है वो निश्चित नहीं है। अभिलेख में इसके लिए सातकर्णी नाम मिलता है। अनेक विद्वान मानते हैं कि जो पराजित शासक संभवतः वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी था, जो कि रुद्रदामन का वो दामाद था।
रुद्रदामन ने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वतावश परास्त किया, परंतु बाद में उसको नष्ट नहीं किया। उसने कुषाणों से सिंधु सोवियत क्षेत्र जीता और योद्धाओं से युद्ध भी किया। रुद्रदामन शको का अंतिम महान शासक था। अभिलेखों के अनुसार सभी जातियों ने उसे अपना रक्षक माना और अपने सुशासन द्वारा ही उसने अपने राज्य को रोगों, लुटेरों, वन्य पशुओं और अन्य जो कंटक थे उनसे मुक्त किया। अभिलेख में उसे भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक कहा गया है, जो संभव उसने पराजित शासकों से अधीनता स्वीकार करके उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया। रुद्रदामन का शासन प्रबंध। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसके शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से रुद्रदामन ने अपना राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर रखा था, जहां उसके अमात्य गवर्नर के रूप में शासन करते थे। राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्री नियुक्त होते थे, जिनकी श्रेणियां दो थी, मति सचिव और कर्म सचिव। मति सचिव राजा को मंत्रणा देते थे तथा कर्म सचिव राजा द्वारा लिए गए जो निर्णय है उनको कार्यान्वित करवाते थे। रुद्रदामन प्रजा पर अनावश्यक करों का बोझ नहीं डालता था। उन्हें बेगार या अन्य प्रकार के अतिरिक्त और अनुचित कर नहीं देने पड़ते थे। उसने जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसके समय में सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिससे सिंचाई व्यवस्था बाधित हो रही थी, इसलिए उसने अपने स्वयं के खर्चे से उसकी मरम्मत का काम अपने अमात्य सुविशाख को सौंपा और उसकी देखरेख में उसको सही करवाया, लेकिन प्रजा पर इसके लिए उसने कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला। रुद्रदामन एक बौद्धिक अभिरुचि वाला भी शासक था। वह व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र और संगीत का अच्छा ज्ञाता था और गद्य और पद्य लिखने में भी निपुण था। वह विद्वानों का सम्मान करता था, उन्हें प्रशय देता था। रुद्रदामन के समय में ही संस्कृत का विकास हुआ और वह पहला शासक था जिसने शुद्ध संस्कृत में अपना जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। रुद्रदामन के बाद पश्चिमी भारत में शकों की शक्ति कमजोर पड़ती गई और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और कमजोर निकले और इस समय तक आभीरों का भी उदय हो चुका था। उन्होंने शकों के प्रभाव को कम कर दिया था। तथापि शक चौथी शताब्दी तक राज्य करते रहे। पश्चिमी शकों का अंतिम राजा रुद्र सिंह द्वितीय था, जिसे पराजित करके गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रियों के राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। शक शासन का महत्व। शकों ने भारत के विभिन्न भागों पर बहुत अधिक समय तक राज्य किया और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह ही शकों ने भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। शक धीरे धीरे भारतीय समाज में समाविष्ट हो गए और उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया। उन लोगों ने भारतीय नाम भी अपना लिए, जैसे जयदामन, रुद्रदामन, रुद्रसेन आदि। इसके अलावा सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं से भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वर्णाश्रम व्यवस्था को भी अपनाया। शकों ने बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म तीनों को प्रश्रय दिया। नासिक अभिलेख में बौद्धों, ब्राह्मणों और जैनों को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है शकों द्वारा। इन्होंने शिव और नाग की पूजा तथा सूर्य पूजा को प्रोत्साहन दिया। शकों ने नए तरह के वस्त्रों का आविष्कार किया। शकों ने वस्त्रों में पगड़ी और लंबे कोट और घोड़ों के प्रचलन को बढ़ाया। उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को भी बढ़ावा दिया और इनके समय में संस्कृत भाषा की प्रगति हुई। इन्होंने संस्कृत नाटक और संगीत को प्रोत्साहन दिया। शकों ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। इस काल में एक तरफ तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और दूसरी तरफ राजा के पद का गौरव भी बढ़ गया। इसी समय द्वै राज्य यानी शह शासन और यौव राज्य यानी युवराजों का शासन की प्रणाली का भी प्रचलन हुआ। शकों ने क्षत्रिय व्यवस्था भी लागू की। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य को विभिन्न क्षत्रियों यानी भागों में डिवाइड करके उन पर शासक के रूप में क्षत्रप बहाल किए। इस पद पर राजवंश के व्यक्तियों या सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। राजा स्वयं महाक्षत्रप कहा जाता था और राजा की ही तरह रानियों ने भी गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की, जिन्हें अग्रमहिषी और महादेवी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। शकों के समय में व्यापार वाणिज्य की भी प्रगति हुई। नहपान के समय में भड़ोच प्रसिद्ध बंदरगाह था, जहां से पश्चिम के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था। शकों के अधीन अनेक व्यापारिक और औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी और प्रतिष्ठान इस समय के प्रमुख नगर थे। और दक्षिण भारत और पूर्वी यूरोप तक के व्यवसाय जो राजमार्ग पर जो उज्जैनी जो था वो व्यापार की उस समय शकों के समय में प्रमुख मंडी बन गया था। तो आज हमने पढ़ा शकों के इतिहास के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।